नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित ऐसे प्रश्नों के संबंध में चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में मैंने कुछ ऐसे अद्यतन प्रश्नों को भी रखा है जो आगामी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किस अभ्यारण्य के चारों ओर 0 से 2 किलोमीटर के पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित किया गया है? पहला विकल्प है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, दूसरा विकल्प है पेंच अभ्यारण्य, तीसरा विकल्प है कूनो अभ्यारण्य और चौथा विकल्प है वायनाड अभ्यारण्य। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश में है। और अभी पर्यावरण मंत्रालय ने जो है 0 से 2 किलोमीटर 0 से 2 किलोमीटर के जो है एरिया में जो है इसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित किया है। और कुल एरिया है 870 वर्ग किलोमीटर। 870 वर्ग किलोमीटर की कुल एरिया है, ठीक है। और यह मार्च 2020 में इसकी घोषणा की गई थी। जो हमारे अन्य विकल्प हैं, पेंच अभ्यारण्य है, तो पेंच अभ्यारण्य जो है कहाँ पे अवस्थित है? यह भी मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है। कूनो अभ्यारण्य यह भी मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है। वायनाड अभ्यारण्य है, वायनाड अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह केरल में है। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस देश की संसद ने वर्ष 2038 तक कोयले से चलने वाले अंतिम बिजली संयंत्र को बंद करने का निर्णय लिया है? पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा विकल्प है ऑस्ट्रिया और चौथा विकल्प है पोलैंड। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, जर्मनी। जर्मनी पहला औद्योगिक देश है जिसने कोयला व परमाणु ऊर्जा को छोड़ने की घोषणा की है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसने जो है परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की घोषणा की। 2022 तक परमाणु ऊर्जा से मुक्त हो जाएगा और 2038 तक कोयले से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उसने समय से पूर्व ही जो है 2038 का इंतजार न करते हुए उस जो है संयंत्र को बंद करने की घोषणा की है। और जो है इससे जो है, ठीक है, जर्मनी के ऊपर कुछ आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा और वह है 45 अरब डॉलर। 45 अरब डॉलर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे को परिवहन का हरित साधन बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा कहां पर सौर संयंत्र स्थापित किया गया? पहला विकल्प है भोपाल, दूसरा विकल्प है बीना, तीसरा विकल्प है गुना और चौथा विकल्प है रायपुर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, बीना। जुलाई 2020 में जो है बीना में जो है परिवहन का हरित साधन का जो लक्ष्य पूरा करने के लिए सौर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। और जो है ये सौर संयंत्र जो है 1007 मेगावाट क्षमता का होगा। 1007 मेगावाट क्षमता का होगा। और इसका जो निर्माता है भेल और भारतीय रेल हैं। जो हमारी भारतीय रेल है तो उसने क्या किया है कि सौर संयंत्र की स्थापना किस लिए किया? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए जन परिवहन नेटवर्क के रूप में 2030 तक स्वयं को स्थापित करने के लिए इस मिशन को जो है लॉन्च किया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान को शुरू किया गया? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है हिमाचल प्रदेश और चौथा विकल्प है उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान प्रारंभ किया गया। कब? 5 जुलाई को। 5 जुलाई 2020 को इस अभियान को प्रारंभ किया। यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के?
योगी आदित्यनाथ जी हैं और उन्होंने ही जो है इसका शुभारंभ किया है। कहाँ से? राजधानी लखनऊ से। और इसमें है कुल 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे और उसमें कुल 201 प्रजातियां होंगी। कुल लगभग 201 प्रजातियां होंगी। हमारा अगला प्रश्न है, देहिंग पटकाई नामक वन्य जीव अभयारण्य है। पहला विकल्प है मेघालय, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है आसाम, चौथा विकल्प है ओडिशा। तो सही आंसर है विकल्प सी आसाम। विकल्प सी आसाम। तो जो है देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य है, यह आसाम में अवस्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। पहला है 73वां स्थान, दूसरा है 74वां स्थान, तीसरा विकल्प है 80वां स्थान और चौथा विकल्प है 82वां स्थान। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 74वां स्थान। मई 2020 में जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, मई 2020 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है इस सूचकांक को जारी किया गया और इसमें कुल 115 देशों को स्थान दिया गया था और इसमें भारत का स्थान 74 है और शीर्ष स्थान पर कौन है? स्वीडन। शीर्ष स्थान पे है स्वीडन। और जो है 2019 में भारत को स्थान मिला था 76वां स्थान। मतलब अब की बार जो है 2 अंकों की गिरावट आई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला लाइकेन पार्क अवस्थित है। पहला विकल्प है उत्तराखंड, दूसरा विकल्प है लक्षद्वीप, तीसरा विकल्प है असम, चौथा विकल्प है पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए उत्तराखंड। विकल्प ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो वन विभाग ने है वह कुमाऊं मंडल में एक स्थान है, मुनस्यारी क्षेत्र है। मुनस्यारी क्षेत्र में जो है देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित करने का जो है दावा किया गया। कहाँ द्वारा? उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा जो है इसका दावा किया गया है। कहाँ पे? कुमायूं कहाँ पे? मतलब उत्तराखंड के कुमायूं के मुनस्यारी क्षेत्र में। और लगभग जो है 1.5 एकड़ जमीन में इस पार्क को विकसित किया गया है और इसमें कुल 80 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। इसका उद्देश्य यह है कि लाइकेन के संरक्षण और खेती के लिए एवं उसके महत्व के विषय में स्थानीय लोगों में जागरूकता प्रदान करना जो है इसका उद्देश्य था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मित्रों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपका चैनल या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस जंगली जानवर की खाल की सर्वाधिक तस्करी बढ़ी है? तो पहला विकल्प है बंदर, दूसरा विकल्प है मगरमच्छ, तीसरा विकल्प है सुअर और चौथा विकल्प है पेंगोलिन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी पेंगोलिन। पेंगोलिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब कोरोना बीमारी सबसे पहले चीन में आई तो चमगादड़ और पेंगोलिन ही जो उसके वाहक माने गए थे कि इन्हीं के कारण से जो है कोरोना महामारी का प्रकोप चाइना में हुआ। तो यह जो है सबसे अधिक जो है तस्करी किसकी बढ़ी है? पेंगोलिन की। जो है इसकी रिपोर्ट जो है 10 जुलाई 2020 को जो है आई थी और इसमें बताया गया कि तस्करी में सर्वाधिक वृद्धि वाला जानवर कौन सा है? पेंगोलिन है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सह्याद्री मेधा किस फसल से संबंधित है? तो पहला विकल्प है धान, दूसरा विकल्प है गेहूं, तीसरा विकल्प है मक्का और चौथा विकल्प है अंगूर। तो हमारा सही आंसर है
विकल्प ए धान। सह्याद्री मृदा किससे संबंधित है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यह धान से संबंधित है। तो जो हमारा इसका विकासकर्ता संस्थान है कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालय शिवमोगा। कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालय शिवमोगा। शिवमोगा कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और जो है इस धान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? धान में एक रोग लगता है ब्लास्ट रोग। ब्लास्ट रोग भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। ब्लास्ट रोग किस फसल से संबंधित है? तो ब्लास्ट रोग जो है किससे संबंधित है? धान से। तो ब्लास्ट रोग प्रतिरोधी और पोषक तत्वों से भरपूर धान है। इसके बाद जो है इसमें 1 हेक्टेयर में लगभग 65 कुंटल उपज होगी और कुल 120 दिन के में जो है यह फसल तैयार हो जाएगी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्यार का पौधा लगाने की शुरुआत हुई है? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है उत्तराखंड और चौथा विकल्प है असम। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। विकल्प बी, प्यार का पौधा लगाने की शुरुआत जो है 14 फरवरी को, 14 फरवरी 2020 को जो है बिहार में प्रारंभ हुआ। 14 फरवरी की तिथि आप लोगों को मालूम है। तो बिहार में क्या हुआ कि जो है बिहार की राजधानी पटना में जो है इस एक अभियान है जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली अभियान है। उसी के तहत जो है प्यार का पौधा लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। इस अभियान को प्रारंभ करने का उद्देश्य ही है कि लोग पेड़ लगाने के प्रति प्रोत्साहित हो सकें। हमारा अगला प्रश्न है कॉप 26 का आयोजन हुआ है। पहला विकल्प है सिडनी, दूसरा विकल्प है न्यूयॉर्क, तीसरा विकल्प है ग्लासगो और चौथा विकल्प है जकार्ता। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, ग्लासगो। ग्लासगो को जो है में कॉप 26 का आयोजन किया जाएगा और यह 26वां आयोजन होगा। यह 26वां आयोजन होगा। ग्लासगो कहाँ अवस्थित है? ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड में है। कहाँ पे? स्कॉटलैंड। यह जो है यूके में एक देश है, स्कॉटलैंड में अवस्थित है और यहाँ पे कॉप 26 का आयोजन किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति मुस्कुराता है तो कुल कितनी पेशियां कार्य करती हैं? तो पहला विकल्प है 10, दूसरा विकल्प है 12, तीसरा विकल्प है 14 और चौथा विकल्प है 16। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। जब कोई व्यक्ति मुस्कुराता है तो कुल 12 पेशियां कार्य करती हैं। जैसे हम लोग मालूम है कुल लगभग 640, वैसे 639 है, 639 जो पेशियां हमारे शरीर में हैं और उनमें से 12 पेशियां जो हैं मुस्कुराहट में हमारी मदद करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? पहला विकल्प है कार्बन, दूसरा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा विकल्प है कैल्शियम और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, कार्बन डाइऑक्साइड। हृदय को नियंत्रित करने में जो है किसकी भूमिका होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका होती है। यह सब प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है। अगला है, भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किया? तो पहला विकल्प है 1982, दूसरा विकल्प है 1983, तीसरा विकल्प है 1984 और चौथा विकल्प है 1986। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 1983 में जो है भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मित्रों यहाँ पे एक त्रुटि हुई है, 1982 है। यहाँ पे मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? 1982 में हस्ताक्षर किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है? पहला विकल्प है नाइट्रोजन,
दूसरा विकल्प है मीथेन, तीसरा विकल्प है ऑक्सीजन और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है विकल्प बी, मीथेन लगभग जो है 60% जो है बायोगैस में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई थी। पहला विकल्प है 1951, दूसरा विकल्प है 1953, तीसरा विकल्प है 1985 और चौथा विकल्प है 1986। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। पहला विकल्प 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा विकल्प 6 डिग्री सेल्सियस, तीसरा विकल्प 2 डिग्री सेल्सियस, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, 4 डिग्री सेल्सियस। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का मापन है। पहला विकल्प हर्ट्ज, दूसरा विकल्प डेसिबल, तीसरा विकल्प वाट और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मापन क्या करता है? डेसिबल। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पत्तियों की खड़खड़ाहट की ध्वनि होती है। पहला विकल्प 20 डेसिबल, दूसरा विकल्प 10 डेसिबल, तीसरा विकल्प 30 डेसिबल और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 10 डेसिबल। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई है। पहला विकल्प डेसिबल, दूसरा विकल्प रोंटजन, तीसरा विकल्प वाट, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विकल्प बी, रोंटजन। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई है रोंटजन। आप एक्सरे का आविष्कारक मत समझ लीजिए, जो एक्सरे के आविष्कारक थे रोंटजन थे, वह रोंटजन नहीं थे। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है, अभी हाल में ही एक शोध से यह पता चला है कि ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए सड़कों के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को कम कर देते हैं। कितना कम करते हैं? पहला विकल्प है 10 से 15 डेसिबल, दूसरा विकल्प है 5 से 10 डेसिबल, तीसरा विकल्प है 6 से 8 डेसिबल और चौथा विकल्प है 1 डेसिबल से कम। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, 10 से 15 डेसिबल जो है पौधे जो है प्रदूषण को, कौन सा प्रदूषण? जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको कम कर देते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैंने कुल 21 प्रश्नों को रखा था और सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, देखिएगा और आपका जो भी सुझाव होगा उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।